अरे आवाज आ रही भाई सभी को? कोई है ऑनलाइन या सब वेट करके चले गए? अच्छा, ये पिछले अभी सुबह क्लास से मैं आपकी ले रहा था, ये 9 से 11 बजे वाली क्लास में। तो एक्सेलरेशन तक मैं पहुंच गया था, त्वरण तक। तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि किसी फॉर्मूले में अगर दो चीजें ऊपर नीचे हैं, ठीक है, चलो, अगर दो चीजें ऊपर नीचे हैं तो अगर उनमें से एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला है वो भी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है, दो में से एक वेक्टर होगा तो काम करेगा ये। अगर दोनों के दोनों वेक्टर हो गए तो फिर थोड़ा तरीका अलग होगा, उसे हम देखेंगे बाद में। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, मान लो कि एक काम करते हैं, एक कोई बाइक है, एक ये आपकी एक साइकिल है बचपन की। आपने इसे चलाना शुरू किया और जब आपने स्टार्ट किया तो उस समय तो भाई इसकी जो वेलोसिटी है कितनी होगी? 0। अब मैंने कहा था कि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक तो स्पीड, एक इसकी डायरेक्शन। तो ये बाइक, ये मोटरसाइकिल, ये बाइक या साइकिल इधर को भाग रही थी। कुछ देर के बाद मान लो कि जो आपकी बाइक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चे हो गई है 60 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन क्या है इसकी? इस तरफ। डायरेक्शन सेम है, बस वेलोसिटी 0 से कितनी हुई है? 60। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? चेंज क्या होता है? देखो, परिवर्तन चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 60 माइनस 0। और मान लो कि टाइम कितना लगा इस पूरे काम में? 10 सेकंड। 10 तो 60/10। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया? 6। और ये मैंने कहा था किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डायरेक्शन क्या होगी? जो वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी में चेंज इधर को हुआ तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब आपने वेलोसिटी की 0 से 60 की, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6। अगर मैं एक चीज पूछता आपसे कि आपकी मान लो कि बाइक किसी टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और कुछ देर के बाद में आपकी जो वेलोसिटी है बाइक की वो कितनी हो गई है? 20 से हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। बाइक अभी इधर को जा रही थी पर आपने ब्रेक लगाने शुरू किए और 20 से कितनी हो गई? 5। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो 5 माइनस 20, मान लो कि 10 सेकंड लगे यहाँ पे भी इस काम में। 5 माइनस 20/10 तो -15/10। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? -1.5। एक्सेलरेशन आ गया आपका -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी में चेंज इधर को हुआ तो डायरेक्शन यही है एक्सेलरेशन की। अभी के लिए आप इस पर ध्यान दो, इस नंबर पे। यानी कि मैंने क्या देखा कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। इन नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, इसे हम बोलते हैं मंदन। रिटार्डेशन, मंदन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सुबह क्लास आप देख के आए होंगे, मंदन। तो इस क्लास में जब भी मैं बोल दूं कि एक गाड़ी रिटार्ड कर रही है, एक गाड़ी के अंदर मंदन है, तो आप समझ जाना कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हुई 20 से 5, तो वेलोसिटी कम होगी, वेग में परिवर्तन नेगेटिव आएगा। अगर वेलोसिटी कम हुई तो रिटार्डेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर वेलोसिटी उतनी की उतनी रहे, बाइक की वेलोसिटी अभी 20 थी और मान लो कि बाद में भी कितनी हो? 20 ही हो, तो अगर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। बाइक की वेलोसिटी पहले 20 थी, अब भी 20 है, तो चेंज कितना आ गया आपका? 0। तो ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब जब आपका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब पता क्या है? कि नो चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है,
वो तो हो ही सकता है कि गाड़ी खड़ी है तो अभी वेलोसिटी कितनी थी, 0। 1 घंटे बाद भी खड़ी है तो भी वेलोसिटी कितनी, 0, तो एक्सीलरेशन 0। पर यह भी तो हो सकता है कि बाइक जा रही हो 50 की स्पीड से, लगातार 50 से जाती रहे, 50 से जाती रहे, तो अभी उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि या तो आपकी बाइक चलना ही शुरू ना करे, लगातार रेस्ट पे हो, रुकी हुई हो, या लगातार एक ही वेलोसिटी से, एक ही वेग से आगे बढ़ रही हो। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये मैंने कहा था कैसे क्वांटिटी है, ये होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब कुल मिला के हम 2-3 बातें जानते हैं, वो देखना क्या कि एक हमने पढ़ा स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। एक हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी वेग। तो वेलोसिटी वेग जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा कि इसे भी नापते हैं मीटर पर सेकंड में, पर ये कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। यानी वेलोसिटी जब भी आपको बतानी है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। एक मैंने बताया आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन किस में नापते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर नापते हैं। और एक्सेलरेशन भी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा कि डिस्टेंस कैसे क्वांटिटी है, स्केलर अदिश, ये कैसे क्वांटिटी थी, वेक्टर। दोनों को किस में नापते हैं, मीटर में। डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी हमेशा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो यानी कि लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी घट रही है, और एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। ये मैं बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि इन टर्म्स की, इन शब्दों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मुझे आपको लिखवाने पड़े मजबूरी में। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप, एक हेडिंग डालेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इससे बहुत ही थका हुआ पेपर में क्वेश्चन आ गया, उस पर ध्यान देंगे। गति के समीकरण, देखो गति का पहला समीकरण है v इजकल टू यू प्लस ए टी। यहां पे u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, यानी जिससे आपने चलना स्टार्ट किया वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो प्रारंभिक वेग है। v क्या आपका, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ए क्या आपका, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण। और एक्सेलरेशन क्या बताता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। और टी क्या है, टाइम टेकन, लिया गया समय। अब आपको यकीन नहीं आएगा, सीजल 2017 में एक बहुत ही थका हुआ क्वेश्चन आया यहां से। पता क्या आया, उसने खुद कहा कि मोशन का पहला इक्वेशन, गति का पहला समीकरण है v इजकल टू यू प्लस ए टी। और पता क्या पूछा उसने कि बताओ इसमें u क्या है। पूरे ब्रह्मांड को पता है कि u क्या है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है आपका, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे वेक्टर लगाया, ये इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हैं। टाइम क्या था आपका, स्केलर, तो उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड इक्वेशन अपनी, x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां आपको पता है u का मतलब वही है, इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब क्या है, टाइम, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। कोई धुरंधर है पूरी क्लास में जो मुझे बता दे कि यहाँ पे x का मतलब क्या है। नहीं, x का मतलब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ना कि डिस्टेंस। अच्छा कुछ लोग s का यूज भी करते हैं, आप s चाहो तो s यूज कर लो, और
एक्स चाहो तो एक्स, बहुत सारे एस लिखते हैं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो मैं भी एक्स लिख देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हम तो एक्स लिखते थे, एस लिख लो चलो भाई, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो एस है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो फिर कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं जो पढ़ के नहीं गए ढंग से। उन्हें क्या लगता है कि कुछ तो लिख देते हैं एस को स्पीड, कुछ एस को लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, जबकि एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और सुबह मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। डिस्प्लेसमेंट में आपको देखना पड़ता है कि आप जहां से चले वहां से कितना आगे हैं कितना पीछे हैं, या वहीं के वहीं हैं, वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और रास्ते की लंबाई जोड़ के आती है। अच्छा ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी क्या वेक्टर, इसके ऊपर हमने तीर लगा दिया। अच्छा वैसे भी आपको एक बात समझनी चाहिए थी यहाँ पे कि एस क्या होगा। आप एक ही सोचो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि किसी फॉर्मूले में अगर दो चीजें हैं तो उनमें से क्या अगर एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बनेगा। अच्छा टाइम तो स्केलर है, मैं केवल एक्सेलरेशन को देखता हूँ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में वेक्टर जुड़कर वेक्टर ही तो बनेगा, तो इधर वेक्टर आना चाहिए, तो डिस्टेंस तो आ ही नहीं सकता इधर हमारा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये अपने पास तीन इक्वेशन बनती हैं। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इनमें v का मतलब यहाँ पे वही है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो तीन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। अब एक दो शब्द जो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी वो भी मैं अभी लिख देता हूं। एक लिखेंगे मोमेंटम संवेग। अच्छा मोमेंटम को लिखता हूं पी से। मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, ये मास स्केलर है, अदिश राशि। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर सदिश राशि है ये। तो उसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया। अगर दो में से एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी कैसे क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर। यानी मोमेंटम भी आपकी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। तो मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। यूनिट क्या होगी इसकी, इसका मात्रक देख लेते हैं कि मोमेंटम हम किससे मेजर करेंगे। भाई मास किस में नापते हैं आपको पता ही है, किलोग्राम में। वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो क्या हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होगी, मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा आपसे लीनियर, इसे कई बार अगर लीनियर मोमेंटम लिखा है ना, रेखीय संवेग, तो ये एक्चुअल में ये लीनियर मोमेंटम का मतलब यहाँ पे मोमेंटम से ही है। तो पूरा नाम इसका अगर आप चाहो लिखना तो रेखीय संवेग ज्यादा अच्छा नाम है। जो मैंने मोमेंटम लिखा ना यहाँ पे, इसे आप चाहो तो लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग होता है पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर। ठीक, अब मेरी एक छोटी सी आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु रेस्ट पे है, विराम अवस्था में, अगर कोई वस्तु रेस्ट पे हो, विराम अवस्था में हो, तो पेपर में क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था, कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो उसके पास क्या नहीं हो सकता। तो आपको पता है वस्तु अगर विराम अवस्था में रेस्ट पे है तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। ठीक है, अगर वस्तु रुकी हुई है स्पीड 0, यानी कि उसका वेलोसिटी भी क्या है, उसकी वेग क्या उसका 0 है। पर रुकी हुई चीज के अंदर कोई वेग तो होता ही नहीं, ना तो उसके पास कोई डायरेक्शन है ना उसके पास कोई स्पीड है। अगर किसी वस्तु का वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो अगर आप यहां से चेक कर सकते हैं कि उसका मोमेंटम भी कितना होगा, 0। यानी अगर कोई वस्तु रेस्ट पे हो तो उसके अंदर संवेग नहीं हो सकता। यानी किसी वस्तु के अंदर अगर मोमेंटम चाहिए, संवेग चाहिए, तो किसी वस्तु के अंदर जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, मोमेंटम केवल तभी आ सकता है अगर वस्तु के पास वेलोसिटी हो। यानी भागती हुई वस्तुओं के अंदर ही मोमेंटम होता है, भागती हुई वस्तु के अंदर ही क्या होता है, संवेग। रुकी हुई वस्तु का संवेग मोमेंटम हमेशा कैसा होता है, 0।
तो मैं इस क्लास में मोमेंटम की बात करूंगा तो आप समझ जाना कि मोमेंटम का मतलब यह है कि मोमेंटम जीरो का मतलब है कि वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पे है। तो मोमेंटम के लिए वस्तु के पास मास और वेलोसिटी दोनों का होना जरूरी है। जैसे आप यहां ध्यान दो, मान लो कि कोई ये ट्रक है, ये ठीक है। अब मान लो कि इस ट्रक की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया ये? 2 मीटर पर सेकंड। और ये ट्रक मान लो भाई 1000 किलो का है, ठीक। अब ये ट्रक एक दीवार से टकराया, इस पे इसकी टक्कर लगी। अब मान लो कि इस ट्रक की जो वेलोसिटी है, मान लो कि टक्कर लगते ही इसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड कम हो गई, पर वो वजन तो जितना उतना का उतना ही रहेगा, इसका मास तो वही रहेगा 1000 किलो। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना था, यहाँ पे इसका मोमेंटम था, मास था 2, सॉरी मोमेंटम होता है mv, तो मास कितना था बच्चों इसका 1000, वेलोसिटी कितनी थी इसकी 2, तो मोमेंटम कितना हो गया इसका 2000। और मोमेंटम किस में नापते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था, चलो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ देखो, मैंने कहा कि मान लो कि कोई ट्रक है, ये ट्रक 1000 किलो का है, और इस ट्रक की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो मान लो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ये ट्रक इधर को भाग रहा था, ये ट्रक किसी चीज पर टकराया, अभी भी मास तो उसका 1000 किलो ही होगा, क्योंकि मास तो वही उतना ही रहता है, और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना था, आप इसका मोमेंटम देखो, मास कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी है 2, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया बच्चों 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इधर को चल रहा था मोमेंटम, मोमेंटम होता है हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या होगा इसका मोमेंटम 1000 गुणा 1, तो मोमेंटम कितना रहेगा इसका 1000 मीटर पर सेकंड। तो 2 से स्पीड 1 हुई, पर भाग तो अभी भी इधर को रहा होगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या चीज देखी कि इसका मोमेंटम पहले 2000 था, तो भाई संजय सैनी जी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। पीरियड तो मैंने पहले ही कहा था पहली क्लास में, मैं कोई पीडीएफ वीडियो प्रोवाइड नहीं कराता, मैं एक चीज क्लास में लिखवाता हूँ, अपने आप से नोट्स बनाओ, अपने आप से सीक्वेंस बनाओ। वो तो किसी बच्चे ने बना के भेज दिए तो मैंने आपको भेज दिया, ये बात आप और किसी क्लास में करना कि जी पीडीएफ आगे पीछे भेजो। मैंने पीडीएफ दे दी तो बहुत बड़ी बात मानो, वरना मैं किसी को पीडीएफ वीडियो देता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ क्लास में नोट्स बनाओ अपने हाथ से। ये तुम जब और बच्चे पीडीएफ बना रहे हैं तो क्या तुम क्या राजा महाराजा रहो कि तुम्हारे लिए पीडीएफ बनाएंगे, वो तुम खुद क्यों नहीं बनाते हो? या कोई मजाक थोड़े ना हो रहा है कि पीडीएफ अपना पीडीएफ में अपने आप, जब तुम एक एक चीज लिखवाई जा रही है, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैंने क्या देखा कि इसका मोमेंटम पहले 2000 था, अब इसका मोमेंटम कितना हो गया 1000। तो मैं निकालूं कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो अगर आप चाहो तो मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हो। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान लो पहले मोमेंटम P1 था, अब मोमेंटम कितना हो गया P2, तो आपको निकलेगा P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो मान लो कि पहले 1000 था, अब कितना हो गए, पहले बाद में 1000, फिर 2000, बाद में 1000, पहले 2000 था। तो मोमेंटम में चेंज आपने निकाल लिया कि मोमेंटम में चेंज आ गया आपका -1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस बात पे ध्यान देना, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मोमेंटम में जो चेंज होता है, जो संवेग में जो परिवर्तन होता है, तो संवेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है, कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बदल दो तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम में अगर आपको जो चेंज होता है इसे हम बोलते हैं इम्पल्स। तो एक चीज आती है पेपर में कि इम्पल्स आवेग क्या होता है। तो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स अगर कभी कोई पूछ ले तो इम्पल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। अच्छा, यानी अगर मैं इस इम्पल्स को आई से लिख दूं तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है
तो इम्पल्स भी कैसे क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो इम्पल्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो मैं काम करता हूं, जो इधर हमने बकवास लिखी इसे हम एक बार मिटा लेते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपको केवल इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है फिलहाल के लिए, कि मोमेंटम होता है किसी वस्तु के मास में उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका मोमेंटम। ठीक है, दूसरा आपको क्या समझ में आया कि मोमेंटम के यहाँ से देखेंगे, वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। मास को नापते हैं हम किलोग्राम में, वेलोसिटी नापते हैं हम मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट क्या बन गई इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी कैसा होगा, जीरो। यानी अगर वेग जीरो है तो संवेग भी कैसा होगा आपका, जीरो। और संवेग में अगर कभी परिवर्तन हो रहा हो, किसी वस्तु का मोमेंटम बदल रहा हो, संवेग 5 से 9 हो रहा हो या 9 से 4 हो रहा हो, तो जो इंपल्स होता है उसे हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो आवेग किसके बराबर होता है, आवेग होता है संवेग परिवर्तन के बराबर, संवेग परिवर्तन के बराबर। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, आवेग। बस यहां से मुझे एक चीज बतानी है कि अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। बस इतना ध्यान रखना है। अब ये टर्मोलॉजी बस मैंने आपको बताई है, करने वाले इसमें घंटों भी खराब करते हैं, 2-3 क्लास इसी के अंदर खराब कर देते हैं, इससे ज्यादा कि हमें कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास में बस मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस क्लास में मोमेंटम बोलूं तब सोचो कि संवेग किसी वस्तु के अंदर मोमेंटम कब, कोई वस्तु मोमेंटम कब गेन करेगी, जब उसके पास स्पीड होगी। कोई वस्तु भागेगी तो मोमेंटम गेन कर लेगी, इसलिए कोई भागती हुई चीज आकर टकराए तो दीवार को जल्दी तोड़ देती है वो, और कोई चीज वैसी की वैसी खड़ी हो और उसका दीवार पर टकराए तो दीवार टूटेगी नहीं। तो मोमेंटम के लिए वेग का होना जरूरी है, वेलोसिटी होता है के साथ क्या होता है, मोमेंटम। एक क्या ध्यान रखना आपको कि इंपल्स जब मैं बोलूंगा आवेग, तो इंपल्स होता है मोमेंटम में चेंज, तो मोमेंटम में चेंज हो गया। एक आपको क्या ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन जो मैंने कहा था, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन। तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा, वेग में जो परिवर्तन होते हैं, तो वेलोसिटी में जो चेंज होंगे उस सब को हम क्या बोल देते हैं कि वेलोसिटी में चेंज होना होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो जब भी एक्सेलरेशन बोलूंगा समझना कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। मैं बोलूंगा क्लास में स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, यानी जहां डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्लास में मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ जाना कि जहां पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इस तरह की कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो नॉर्मली क्लास स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा उल्टे तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें। नॉर्मली लोग करते हैं न्यूटन का पहला नियम पढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ग्रेविटेशन के नियम, ऐसे से पढ़ेंगे। मैं इसमें क्या करूंगा, ग्रेविटेशन से स्टार्ट करूंगा, ग्रेविटी से, फिर ग्रेविटी में ही मैं आऊंगा थर्ड लॉ पे, फिर आऊंगा सेकंड लॉ पे, फिर फर्स्ट पे। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ से चलेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें केवल किताब नहीं पढ़नी कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जिसमें हम चीजों को बढ़िया समझ जाएं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। और जो मैंने थोड़ा आधा पौन घंटा खराब किया वो इसलिए खराब किया क्योंकि ये शब्द बीच बीच में आएंगे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब यहां से चीजों को आराम से तसल्ली से समझेंगे। अभी तक की बात बिल्कुल केवल टाइम खराब करने वाली थी। ठीक, अब देखो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले ध्यान दो कि हमें इसके बारे में बताया किसने। न्यूटन साहब ने बताया, सबको पता है कि सेब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, फिर उन्होंने उसका नाम दिया कि ग्रेविटी की वजह से गिरा, गुरुत्व की वजह से। तो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में आएंगे ग्रेविटेशन में। तसल्ली से सुनना है, अपने आप से जो जो क्वेश्चन आपके मन में बनते रहेंगे ना, सबके आंसर 1 बाय 1 खुद ही आपको मिलते रहेंगे। पूरा करके आप पेशेंस से सुनेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो मेरे से पूछना। देखो न्यूटन ने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कहीं भी, चाहे वो आधा सेंटीमीटर दूर हो, चाहे वो 1 अरब किलोमीटर दूर हो, चाहे हजारों लाखों करोड़ों कितने किलोमीटर दूर हो, चाहे बहुत ही नजदीक हो, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों ऑब्जेक्टों के पास मास, द्रव्यमान, वजन है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करते रहते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ को। कहीं भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे यहाँ पे अर्थ है, सन है, सूर्य है, इनके पास मास है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। इसलिए आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के अट्रैक्शन से उसके चारों तरफ घूम रही है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई कप रखा है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, टीवी है, घर में जो भी है, सबके पास तो मास है। तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित कर रही हैं। आप कहोगे जी अगर सारी चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं पर ये आपस में चलती तो दिख नहीं रही, भाग तो रही नहीं है, मुझे तो दिख नहीं रहा
कि मेरे सामने जो गिलास रखा है वो चल के मेरी तरफ आ गया हो, क्योंकि आपने कहा मास है, वजन है, द्रव्यमान है, तो अट्रैक्शन होगा। अब ये अट्रैक्शन कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा, वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे। देखो इसके लिए मैं करता क्या हूं, क्लास में दो चीजें लेता हूं हमेशा। एक लिया मैंने गिलास, इसका मास द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 है। एक में लेता हूं हमेशा बाउल, कटोरी, इसका मास मैंने मान लिया कि m2 है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी है, r। ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर दो वस्तुओं के पास मास हो, द्रव्यमान हो, वजन हो, तो दोनों चीजें आपस में अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। ये दूरी कितनी है उससे मतलब नहीं है, अगर दूरी ज्यादा हो चाहे कम हो तो अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। वो बात अलग है कि अगर दूर होंगी चीजें तो थोड़ा सा आकर्षण कम हो जाएगा, नजदीक होंगे तो आकर्षण ज्यादा होगा, पर आकर्षण होगा जरूर, कम ज्यादा भली हो सकता हो दूरी के हिसाब से, पर होगा जरूर। तो मान लो कि जो गिलास है वो इस बाउल को, कटोरी को अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स है, F1। ये F1 फोर्स किसने लगाया, गिलास ने, तो गिलास का मास m1 है, तो फोर्स भी कितना लगाएगा, ये 1, तो F1 फोर्स लगाया। कटोरी ने मान लो कि गिलास को अपनी तरफ को खींच लिया, कितने फोर्स है, F2 फोर्स है। ठीक। अब आपने चलो मान लिया यहां तक कि टीचर कह रहा है, तो मान लेते हैं कि दो वस्तुओं के पास मास है तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करेंगी। पर पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों फोर्स हमेशा आपस में होते हैं बराबर। यानी जितना फोर्स पहले वाली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही फोर्स दूसरी वस्तु भी किस पे लगाती है, पहली पे। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स बराबर होंगे। हो सकता है कि गिलास तो 100 किलो का, ये मान लो कि 1000 किलो का मान लो चलो, और एक कटोरी मान लो कि मात्र 2 ही किलो की है, तब भी ये फोर्स इक्वल होंगे। यानी 1000 किलो के गिलास ने जो फोर्स लगाया बाउल पर, उतना ही फोर्स भी बाउल ने किस पे लगाया, वो गिलास पर। दोनों फोर्स बराबर हैं। आपको ये कैसे मान लें, 1000 किलो की चीज जो फोर्स लगा देगी 2 किलो वाली कैसे लगाएगी, उसी बात को हम यहां समझेंगे ध्यान से। देखो आपने 9th-10th क्लास में पहली बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। तो उस समय आपके मैथ के फिजिक्स के टीचर ने एक लाइन जरूर बताई होगी कि अगर एक वस्तु का मास m1 हो, एक वस्तु का मास m2 हो, और उनके बीच की डिस्टेंस r हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। यहाँ पे m1 क्या है, पहले वाली वस्तु का मास, m2 क्या, दूसरी का मास, और r क्या बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस। अब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से चेक करूंगा कि गिलास कितना फोर्स लगा रहा है कटोरी पर। तो पहले चेक करते हैं कि गिलास ने कितना फोर्स लगाया कटोरी पर, F1 चेक करते हैं। G गिलास फोर्स लगा रहा है तो उसका मास पहले m1, बाउल पे फोर्स लग रहा है कटोरी पे, उसका मास बाद में, अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखते हैं कटोरी कितना फोर्स लगा रही है गिलास पर, F2 चेक करेंगे। G कटोरी का मास कितना है, m2, गिलास का मास कितना है, m1, अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। देखो गिलास ने फोर्स लगाया तो गिलास का मास पहले, कटोरी का बाद में, कटोरी ने फोर्स लगाया तो इसका मास पहले, गिलास का बाद में। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि यहाँ पे m1 m2 है, यहाँ पे m2 m1 है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिखो, 11 × 17 लिखो, तभी आपको पता है कितना आएगा, 187 आएगा। या 17 × 11 लिखो, तब भी आपको पता है कितना आएगा, 187। यानी मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जितना फोर्स F1 है उतना ही F2 है, यानी दोनों फोर्स कैसे हैं, ये बराबर। और इन फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, अब देखो पेपर में आपको कैसे गुमराह करेगा, आपसे बोलेगा वो एक वस्तु 1 किलो की, एक 10 किलो की, उनके बीच में ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहे हैं। बताओ कौन सी वस्तु ज्यादा बल लगाएगी, एक वस्तु 1 किलो की, एक 10 किलो की, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा बल लगाएगी। अब बोलोगे दोनों बराबर लगाएंगी, बच्चे टिक लगाते हैं 10 किलो वाली। अब खुद देखो एक वस्तु 1 kg, एक 10 kg, 1 × 10 भी कितना आएगा, 10, और 10 × 1 भी कितना आएगा, 10। अब यहाँ चेक कर लो, 1000 × 2 करेंगे तो भी 2000 आएगा, और 2000 2 × 1000 करेंगे तो भी कितना आएगा, 2000। यानी जब भी दो वस्तुओं के बीच में फोर्स लगते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे,
ये हिंदी वाले बच्चे फोटो बनाओ, तब तक इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोमा the forces between two objects due to their masses is always equal. The forces between two objects due to their masses is always equal, and these forces are called gravitational force, and these force are called gravitational force. अब लिखेंगे हिंदी वाले, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान की वजह से, दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाले बल, दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाले बल हमेशा बराबर होते हैं, लगने वाले बल हमेशा बराबर होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आप बोलिए ठीक है, तो हमने रट्टा मार लिया, एक वस्तु 1 किलो, एक 500 किलो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं, वो हमेशा कैसे हैं, बराबर। ठीक है, अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा हम समझेंगे चीजों को। अब देखो, ये मान लो कि एप्पल का पेड़ है एक, ये धरती माता है, ये अर्थ है, ये मान लो कि न्यूटन भाई साहब बैठे हुए बड़े मजे से। अब देखो एक दिन हुआ क्या, उसे समझना ध्यान से। एक दिन ये न्यूटन भाई साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो आपने सुना एक कहानी फर्जी कि इनके सर पे एक एप्पल आके गिरा। तो इनके मन में क्वेश्चन आया कि जो ये एप्पल आके गिरा है मेरे सर पर, इस एप्पल के पास तो दो ऑप्शन थे, या तो ये एप्पल नीचे भागता, या एप्पल कहां चला जाता, ऊपर। पर ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों आया, इसकी क्या वजह है। अब वो देखो, इसकी वजह समझते हैं हम। भाई मुझे एक चीज बताओ कि पेड़ से जो एप्पल अलग हुआ, इस एप्पल के पास, इस सेब के पास कुछ तो मास होगा, मैंने मान लिया कि चलो आधी किलो है। और जो अर्थ धरती माता, इसके पास तो मास है ही, भाई अर्थ तो भारी भरकम है, अर्थ के पास मास, एप्पल के पास मास। और हमने भी क्या पढ़ा, अगर दो वस्तुओं के पास मास हो, द्रव्यमान हो, तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ को अट्रैक्ट, आकर्षित करना शुरू कर देती हैं, अट्रैक्ट। तो मान लो कि अर्थ ने, धरती माता ने इस एप्पल पे कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का, ऐसा मैंने मान लिया। तो एप्पल भी अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दो वस्तुओं के बीच में जब फोर्स लगते हैं, दोनों फोर्स बराबर हैं। अगर अर्थ ने 100 न्यूटन का लगाया, तो एप्पल भी कितना लगाएगा, 100 न्यूटन का। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्थ है, एप्पल है, दोनों के बीच में इक्वल फोर्स लग रहे हैं, 100 न्यूटन का लग रहा है सेब पर, 100 न्यूटन का लग रहा है अर्थ पे, दोनों पे बराबर फोर्स लग रहे हैं। पर एप्पल तो नीचे आके गिर जाता है क्योंकि इसमें फोर्स लगा। फिर अर्थ एप्पल की तरफ को क्यों नहीं जा रही, पृथ्वी सेब की तरफ को क्यों नहीं जाती। थोड़ी सिंपल सी बात है भाई, आपको सोचना कि इतना ही फोर्स तो तुम लगा रहे हो आधी किलो के सेब पर, और उतना ही फोर्स तुम लगा रहे हो भारी भरकम अर्थ के ऊपर, यानी उतना ही फोर्स चुन्नू मुन्नू से एप्पल के ऊपर, और उतने फोर्स लगा रहे हो अरबों किलो की अर्थ के ऊपर। तो कौन सी वस्तु मोशन में आएगी, वस्तु वही मोशन में आएगी जिसका मास कैसा होगा, कम होगा, जिसका द्रव्यमान कैसा होगा, कम होगा। वस्तु किस में आ जाएगी, मोशन में, जो हल्की होगी। आप खुद देखना, घर पे जाना, एक 10 ग्राम का वेट रखना, एक रखना 100 किलो का वेट, दोनों पे इक्वल फोर्स लगाना, बराबर बल। आप देखना 10 ग्राम का बाट तो वहां पहुंच जाएगा, और 100 किलो वाला हिलेगा क्या, नहीं। यानी उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो आधी किलो के सेब पर, उतना ही अर्थ के ऊपर। तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उस फोर्स का, लेकिन वो किस में आ जाएगा, मोशन में। अब ऐसे ही अर्थ जितना फोर्स लगाती है मून पर, मून भी ठीक उतना ही फोर्स लगाता है अर्थ पर। ये क्वेश्चन आता है कि पेपर में कि अगर अर्थ ने मून पे लगाया ए फोर्स, ये मान लो कि अर्थ है, ये मून है, अर्थ ने लगाया मून पे ए फोर्स और मून ने अर्थ पे कितना फोर्स लगाया, बी, तो कौन सी स्टेटमेंट बड़ी है, कि ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, कि दोनों बराबर है, तो आप बोलोगे दोनों बराबर, यानी जितना फोर्स अर्थ लगाती है मून पर, मून भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगाता है, दोनों फोर्स बराबर होते हैं। लेकिन अर्थ और मून में हल्का कौन है, अर्थ और मून में मून हल्का है, इसलिए मून किस में आ गया, मोशन में, गति में आ गया। वो सर्कुलर ही क्यों आया, उसे हम आगे देखेंगे, सर्कुलर मोशन में। अब एक क्या ध्यान रखना है कि दो वस्तुएं हैं, फोर्स बराबर लगते हैं, पर मोशन में वही वस्तु आएगी जिसका मास कम होगा। ये अर्थ है, ये सन है, सन बहुत ही भयंकर है, बड़ा, अर्थ बहुत ही छोटी सी है, पर तब भी जितना फोर्स सन ने लगाया अर्थ पे, अर्थ भी सन पे उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन दोनों में कौन हल्का है, अर्थ है, अर्थ इसलिए किसमें आ गई, मोशन में। तो आप एक एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इन बिटवीन अर्थ मून एंड अर्थ सन सिस्टम एक्ट इक्वल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है, चांद भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है, चांद भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य पर जितना बल लगाती है, सूर्य भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य पर जितना बल लगाती है, सूर्य भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। यानी अगर अर्थ ने मून पे लगाया 2 लाख न्यूटन, तो मून भी कितना लगाएगा अर्थ पे, 2 लाख। अर्थ ने लगाया सन पे 6 करोड़ न्यूटन, तो सन भी कितना लगाएगा, 6 करोड़। मेरे सामने एक चेयर रखी है, अगर मैं इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी मेरे ऊपर कितना लगाएगी, 3 न्यूटन का। यानी जब भी 2 सिस्टम लेंगे आप, तो जितना फोर्स पहले का उतना ही दूसरे का, ऐसे कोई और लो दूसरा, वहां भी जितना पहले का फोर्स उतना ही दूसरे का। तो नॉर्मली पेपर में अर्थ मून या अर्थ सन का आता है, तो आप याद रखना कि जो फोर्स अर्थ लगाएगी उतना ही मून भी लगाएगा, यानी दोनों फोर्स कैसे बनेंगे, बराबर। अब आपको 2 बात समझ में आई, 2 वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो होंगे, वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, फोर्स लगेंगे बराबर। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि जो वस्तु हल्की होगी वो किस में आ जाएगी, मोशन में, गति में आ जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ में आई। एक दो जो डाउट आपके दिमाग में अभी बन रहे होंगे, वो भी मैं क्लियर करूंगा कैसे। उससे पहले आप एक छोटी सी बात ध्यान दो, यहाँ पे जो कैपिटल जी है, ये आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी क्या है। कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को लगता है जी तो होता है 9.8, वो स्मॉल जी है वो आगे आएगा, ये कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू होती है इतनी, ये 10 की पावर -11 है, और ये पूरी जो वैल्यू है ना जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर -11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये वैल्यू यही रहेगी, फिक्स होगी, ये वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी। अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे कैपिटल जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इस बात को हम थोड़ा और बिल्कुल लास्ट मोमेंट की तरफ को लेकर चलेंगे। वो देखो कैसे, मेरे सामने यहाँ पे एक पानी की बोतल रखी है, आप मान लो ऐसा कि यहाँ रखी है, मैं भी मान नहीं रहा हूं, वैसे रखे तो खैर है नहीं। अब जो पानी की बोतल मेरे सामने रखी है, जैसे मान लो कि मेरे सामने एक रिमोट रखा हुआ है, ठीक है।
अब ये रिमोट जो है मैंने मान लिया कि वो 1 kg का है, 1 किलो का, और मैं खुद मान लो कि ऐसे मैंने मान लिया कि मैं 80 किलो का हूं, मैं 80 किलो का, मेरे सामने जो रखा है रिमोट 1 किलो का, तो जितना फोर्स मैं उस पर लगाऊंगा उतना ही वो मेरे पे भी लगाएगा। हम दोनों के बीच के फोर्स कैसे हो गए? बराबर, इक्वल हो गए। लेकिन मेरे और रिमोट में हल्का कौन है, किसका मास कम है? आपको रिमोट का। पर रिमोट तो मोशन में आया नहीं, ये तो चल के मेरे पास आया नहीं। अभी तो मैं कह रहा था कि दो वस्तुओं के पास अगर मास हो, फोर्स बराबर लगते हैं, पर हल्की वस्तु मोशन में आ जाती है। तो ये रिमोट क्यों नहीं आया? तो अभी तो आप बहुत सारी चीजें बता दोगे जी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रिमोट है इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है जमीन का, उसे खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत सारे बच्चे और भी बता देंगे। या आप ये भी कह सकते हो जी ये रिमोट है और आप एक दूसरे पे बल क्यों लगा रहे हो, आप फोर्स क्यों लगा रहे हो एक दूसरे पे? क्योंकि आप दोनों के पास में मास है, द्रव्यमान है। पर ऐसे ही जो मास है, पर ऐसे जो द्रव्यमान है, वो तो अर्थ के पास भी है, पृथ्वी के पास भी है। तो इस रिमोट को अर्थ ज्यादा ताकत से खींचेगी या आप ज्यादा ताकत से खींचोगे? अर्थ खींचेगी, इसलिए चुपचाप ही अर्थ की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से चुपचाप ही टिका हुआ है मार्कर, या ये आप रिमोट कह रहे हो। ऐसे आपके घर में जितने बर्तन वर्तन रखे हैं, सारी की सारी चीजें आपकी तरफ भाग के क्यों नहीं आ रही? आप उन सब पे फोर्स लगा रहे हो, पर उन सब चीजों के ऊपर अर्थ का फोर्स ज्यादा है, इसलिए चुपचाप वो बैठी हुई है। दूसरा यहाँ पे एक चीज हो रहा है, देखो, अगर मैं एक चीज मान लूं यहाँ पे कि मैंने सोचा एक काम करता हूं कि मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए है ये, F इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले की वजह से की हेल्प से मैं काम करता हूं। और वो काम ये करता हूं, मैं चेक करूंगा कि मेरे सामने जो रिमोट रखा था मैं उस पर कितना फोर्स लगा रहा था इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। मेरा मास मान लो कितना है, 80 किलो। रिमोट का कितना है, 1 किलो। और हमारे बीच की दूरी लगभग 1 मीटर के आसपास मान ली मैंने, तो उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे 80 का जो जीरो है इसे हटा भी दूंगा मैं, तो भी 10 की पावर माइनस 11 से माइनस 10 बन जाएगा। और 10 की पावर माइनस 10 समझ रहे हो कितना कम है? 10 की पावर माइनस 10 होता है इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग कितना ये, जीरो। यानी मैं एक्चुअल में जो अपने रिमोट में फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स तो लगभग जीरो के बराबर है। यानी एक्चुअल में होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उनके फॉर्मूले में आता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है बहुत ही छोटी, इसमें आता 10 की पावर माइनस 11। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही वीक, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर बलों में आते हैं। इसलिए आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आपको अट्रैक्शन से एक दूसरे के प्रभाव की वजह से हिलती हुई क्यों नहीं दिख रही? उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं अगर आप उनकी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग जीरो के बराबर ही आएगी छोटी मोटी वस्तु में। तो ये बहुत ही वीक फोर्स हैं। ये फोर्स कहां दिखते हैं? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में, जैसे कि अर्थ, मून, अर्थ, सन, इनके बीच में दिखाई देंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि सन और अर्थ के बीच में फोर्स क्यों दिख जाते हैं? क्योंकि अर्थ भी बहुत बड़ी है, सन भी बहुत बड़ा है, तो वहां तो दिख जाएंगे, आपके मेरे बीच में नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अर्थ और मार्कर के बीच में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अर्थ और मार्कर कम से कम एक तो भारी हो। भाई आपको पता है कि अर्थ का जो मास है, पृथ्वी का जो मास है, अर्थ का मास है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो 10 की पावर 24 आ गया, तो 10 जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप तो 10 की पावर माइनस 11 खत्म हो गया, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू, जिनका मास 10 की पावर माइनस 11 से भी ज्यादा है, तो वहां तो इफेक्ट दिखेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत ही कम है, ग्राम किलोग्राम में है, 10 की पावर 2 3 4 5 तक है, तो वैल्यू लगभग जीरो के आसपास रहेगी, तो वहां पे इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वीक एंड अट्रैक्टिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीक एंड अट्रैक्टिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीक
एंड अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। दूसरा, ग्रेविटेशन जो फोर्स हैं ये किस रेंज पर किस डिस्टेंस पर काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सब रेंज पर सब डिस्टेंस पर काम करते हैं। तो इस क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था एटम में न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, तो मैंने कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रोंग। तो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रोंग फोर्स पूछेगा प्रबल बल, न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स पूछेगा तो क्या होता है ग्रेविटेशनल। न्यूक्लियर फोर्स मैंने कहा था कि केवल शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं, छोटी दूरी पे, और ये किस पे काम करते हैं, हर दूरी पे। ये मत कहना केवल लॉन्ग रेंज पे, ये छोटे छोटे से लेके बड़ी से बड़ी हर रेंज पे, हर दूरी पे काम करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वैलिड, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वैलिड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज। गुरुत्वाकर्षण बल छोटी और बड़ी सभी दूरियों के लिए वैलिड है। गुरुत्वाकर्षण बल छोटी और बड़ी सभी दूरियों के लिए वैलिड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप छोटी बड़ी किसी भी दूरी पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्सेज को वीक कहूं कि स्ट्रोंग कहूं, आप कहो जी वीक कहो। ग्रेविटेशनल फोर्सेज को अट्रैक्टिव कहूं कि रिपल्सिव कहूं, आप कहो जी अट्रैक्टिव नेचर के। इनकी रेंज शॉर्ट कहूं कि लॉन्ग, आप कहोगे जी दोनों कहो। ये शॉर्ट रेंज पे भी काम करते हैं और लॉन्ग पे भी काम करते हैं। और दो वस्तुओं के बीच का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, G m1m2/r² से। ठीक है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे अभी हम, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, F = G m1m2/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला कब है, अगर एक वस्तु का मास m1 हो, एक का मास m2 हो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, r। तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो किस फॉर्मूले से आएगा, G m1m2/r² से। मैंने इसे मान लिया F1। अब उसने पेपर में कहा कि अगर इन वस्तुओं के मास को हम सेम रखें, मास तो हम सेम रखेंगे, इनके जितने मास पहले थे m1 m2 ही रखेंगे, पर इनके जो बीच की दूरी है डिस्टेंस, उसे हमने डबल कर दिया। अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें तो फोर्स पहले से कितने टाइम्स, कितने गुना रह जाएंगे। अब एक चीज देखो, m1 m2 मास तो आपने सेम रखे, तो एक काम करते हैं मास को हम हटा देते हैं इस फॉर्मूले में से। जी भी कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो, ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। यानी अब फोर्स आपको क्या समझ में आया कि जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स क्या है, F। इसे मैंने मान लिया F1। अगर मैं इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो डबल कर दूंगा तो r की जगह क्या हो जाएगा, 2r। तो 2r का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 4r²। यानी जो फोर्स होंगे F2 वो पहले से 1/4 गुना रह जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूं दूसरा, उस पर ध्यान देना। आप एक ही समझ लो कि पहले एक वस्तु का मास m1 था, एक का m2 था, बीच की दूरी थी r, तो फोर्स था G m1m2/r²। अब मैंने क्या कहा कि उनके मास तो वही हैं m1 m2, पर डिस्टेंस क्या होगी पहले से डबल, तो क्या हो गया 2r होगी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि r का स्क्वायर है तो 2r का भी स्क्वायर ही होगा। तो ऐसे F2 निकालो, G m1m2 ये 2r करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4r²। और आपको एक बात पता ही है कि G m1m2/r² ये क्या आपका F1, तो F2 क्या हो गया अपना F1, और ये 4 तो है नीचे, 1/4 गुना। तो आपको इतने कहानी नहीं लिखनी, आपको इसे ध्यान देना है कि अगर मास सेम होंगे तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, बीच की डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस 3 टाइम करेगा, 3 गुना, तो फोर्स हो जाएगा पहले से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1/9 गुना। अगर वो डिस्टेंस करता 5 गुना, 5 टाइम्स, तो फोर्स हो जाता पहले से 1/25 गुना, और 2 गुना किया तो पहले से कितना हो गया वो 1/4 गुना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ तक का लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है भाई, चलिए अब मैं से थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाता हूं। वो देखो क्या है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बाकी भी आएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम, सॉरी, न्यूटन गति का तीसरा नियम, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखो एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, सबने पढ़ रखा है बचपन में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। भाई ये नियम कहता है अगर आप कभी एक्शन लगाओगे तो उस एक्शन की रिएक्शन जरूर होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। जैसे मैंने मान लो कि इस दीवार को हिट किया, सामने दीवार को, जब मैं दीवार को हिट करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं दीवार को हिट करूंगा ना तो तुरंत मैं ऐसे करूंगा, मेरे हाथ में भी चोट लगेगी। तो जो मैंने दीवार को हिट किया वो एक्शन था, और दीवार ने जो मुझे हिट किया वो क्या था, रिएक्शन। यानी जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ये क्या होता है, दो फोर्स हैं, दो बल। एक फोर्स आपने लगाया, एक आपके हाथ पे लगा, तो एक्शन रिएक्शन क्या है, ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं। यानी जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही आपके हाथ पे लगेगा। तो दोनों फोर्स कैसे हो गए, इक्वल और अपोजिट। अपोजिट कैसे हुए, आपने लगाया इधर को और दीवार लगाएगी इधर को। दूसरा, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होने के बावजूद भी ये मत कह देना कि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होते। क्यों नहीं होंगे भाई, आप खुद सोचो कि अपने एक्शन तो लगाया दीवार पे, रिएक्शन लगी आपके हाथ पे। अगर दो फोर्स अलग अलग वस्तु पे काम करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो कैंसिल नहीं होते। दो फोर्स कैंसिल कब होते हैं, अगर वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही वस्तु पे काम करें। अगर दोनों फोर्स एक ही वस्तु पे काम करेंगे तभी कैंसिल हो सकते हैं। जैसे मैंने बैग लिया, एक बच्चे ने फोर्स इधर को लगाया 10 न्यूटन का, एक ने फोर्स इधर लगाया 10 न्यूटन का। ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पता क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही बैग पे काम कर रहे हैं, यहाँ तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक फोर्स किसी और पे लग रहा हो, एक किसी और पे लग रहा हो तो कैंसिल नहीं होते। तो एक्शन रिएक्शन की खास बात है, ना तो कभी कैंसिल होंगे और ये दोनों फोर्स हमेशा बिल्कुल एक साथ लगते हैं। यानी जैसे ही लगेगा एक्शन, तुरंत क्या लगेगी, रिएक्शन। इवन आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्शन किसे कहूं रिएक्शन किसे कहूं, दोनों तो एक साथ लग रहे हैं। तो चाहे तो आप ये कहो कि मैंने एक्शन लगाया, दीवार की रिएक्शन, या बोलो कि दीवार ने एक्शन लगाया, मैंने रिएक्शन, दोनों कैसे होंगे, बराबर। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करने की वजह से कैंसिल नहीं होंगे। और हमेशा कैसे होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। इनके बीच में एक समांतराल कैसा होता है, जीरो। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, एक्शन एंड रिएक्शन आर, action and reaction are two equal and opposite forces. Action and reaction are two equal action and reaction are two equal and opposite forces which act on different bodies, which act on different bodies, therefore they never cancel out each other, therefore they never cancel out each other, therefore they never cancel out each other। आगे लिखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, the time difference between them is zero, the time difference between them is zero। हिंदी में लिखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल होते हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, इसलिए
एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करते हैं। इनके बीच का समांतराल शून्य होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करते हैं। इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है। अब लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स लॉज। न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। एक्शन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो इससे कुछ बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको नदी में तैरना है तो आपने क्या करते हो, अपने हाथ से पानी को पीछे धकेलते हो। आपने पानी को पीछे धकेला, अपने पानी पे क्या लगाया, एक्शन, और पानी आपकी बॉडी को आगे धकेलेगा तो पानी ने आपके शरीर पे क्या लगाया, रिएक्शन। तो एक्शन किस पे लगा, पानी पे। रिएक्शन किस पे लगा, शरीर पर। तो एक्शन लगा पीछे को, पानी आपने पीछे किया। रिएक्शन लगा, अपोजिट होते हैं दोनों। अगर पानी पीछे गया तो बॉडी कहाँ जाएगी, आगे। तो इसलिए अब देखो एक्शन लगा पानी पे, रिएक्शन लगी बॉडी पे। दोनों फोर्स तो अलग अलग पे काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है पानी पे, एक कर रहा है आपके शरीर पर। तो फोर्स तो कैंसिल हो नहीं सकते क्योंकि अलग अलग पे काम कर रहे हैं। इसलिए आपका शरीर पानी में तैरते हो आगे बढ़ जाएगा। तो आप पानी में तैर क्यों पाते हो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हो रही। इसलिए अगर ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल हुआ करती ना तो आप पानी में से करते रहते जिंदगी भर, वही के वहीं रहते, आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी तो पानी पीछे जा रहा है और आप आगे जा रहे हो, इसलिए आप तैर रहे हो। लेक्चर 16 में 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड के बाद वीडियो आगे से स्टार्ट हो जाती है। चलो मैं चेक करता हूँ, लेक्चर 16 में चेक कर लूंगा भाई। ठीक है विनीत जी। अच्छा, इसके अलावा सड़क पे चलना, आपको रोड पे चलना है, आप करते क्या हो, अपने पैर से ना जमीन को पीछे धकेलते हो, जमीन को पीछे, और जमीन धकेलती है आपको आगे। तो आपने एक्शन किस पे लगाया, जमीन पे। रिएक्शन किस पे लगी, आपके शरीर पर। तो एक्शन है जमीन पर, रिएक्शन है बॉडी पर। तो कैंसिल तो हो नहीं सकते क्योंकि एक फोर्स जमीन पर, एक आपकी बॉडी पर। अगर फोर्स अलग अलग पे काम करें कैंसिल नहीं होते। तो इसलिए रोड पे चलना भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के थर्ड नियम का। इसके अलावा फेमस एग्जाम्पल बंदूक से गोली का चलना। आपने ट्रिगर दबाया, गोली भागी आगे, शरीर हाथ गया पीछे, तो गोली आगे हाथ पीछे। तो एक्शन गया आगे, रिएक्शन गई पीछे। वो भी किसका एग्जांपल है, इसका। अब लिखेंगे इसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, स्विमिंग इन रिवर्स, स्विमिंग इन रिवर्स, कोमा वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड, स्विमिंग इन रिवर्स, वॉकिंग ऑन रोड। इसे लिखेंगे फायरिंग ऑफ बुलेट, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन, बंदूक से गोली का चलना। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन, बंदूक से गोली का चलना। फोर्थ लिखेंगे रॉकेट। भाई रॉकेट में भी गैस पीछे भागती है, वो रॉकेट आगे भागता है। तो भी किसका एग्जांपल हो गया, अभी इससे कहीं हो गया। तो एक बार इसे उतारो, ठीक है, 2 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे मैं।
हाँ भाई, चलना भागना सब इसी में आता है, ठीक है। रॉकेट, अच्छा जितने मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए न्यूटन के थर्ड लॉ के, ये सब के सब सेम एग्जांपल होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के भी। ये सभी अगर पेपर में अगर लिखा आ गया कि भाई रॉकेट किस में काम करता है, तो लिखा मिलेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, या क्या लिखा मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। या बंदूक से गोली का चलना किस पर काम करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल कंजर्वेशन मोमेंटम के भी हैं, जो हम आगे चल के आएंगे भी। तो आप एक बार लिख लेना यहाँ पे कि सारे के सारे एग्जाम्पल सेम किसके भी हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के भी यही एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन के थर्ड लॉ के थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के भी यही नियम हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे काम करने की वजह से कैंसिल नहीं होंगी, इस पर ध्यान देना। बच्चे पता क्या सोचते हैं, अच्छा कई बार आपको लगेगा कि मैंने दीवार को धकेला, ठीक है, और दीवार मुझे धकेल रही है, दोनों फोर्स कैंसिल हुए तभी तो दीवार रुकी रही ना। देखो आपने दीवार पर फोर्स लगाया, मान लो कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, दीवार ने आपके ऊपर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसलिए आपको अपने हाथ में पैर में वो थोड़ा फोर्स, कंधों में दर्द सा हो रहा होगा, आपको महसूस होगा। वो दीवार पता क्यों रुकी, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी, घर्षण की वजह से। वहां पे एक्शन रिएक्शन कैंसिल होने वाली बात नहीं है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है हमेशा कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि अलग अलग वस्तु पे काम करती हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी आप एक बात बताओ, आप पढ़ा तो ग्रेविटेशन रहे थे, गुरुत्वाकर्षण, ये बीच में न्यूटन का तीसरा नियम कहां से आ गया? अब आप समझ जाओगे कहां से आया। याद करो, अभी हमने जो ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ ने फोर्स किस पे लगाया, मून पर, मून ने किस पे लगाया, अर्थ पे। तो दोनों फोर्स अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे हैं, अर्थ का मून पे, मून का अर्थ पे। दोनों फोर्स कैंसिल तो हो नहीं सकते, दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हुए, इसलिए मून किस में था, मोशन में। यानी कि जो न्यूटन ने अपना तीसरा नियम बताया था कि अच्छा दोनों फोर्स वहां भी इक्वल थे, यानी जितना फोर्स अर्थ ने लगाया मून पर, उतने मून ने किस पे लगाया था, अर्थ पे। यानी अर्थ फोर्स लगा रही है मून पे, मून लगा रहा है अर्थ पे, दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे हैं। यानी न्यूटन ने जो बात बताई तीसरे नियम में, वही कहां बता रखी है, एक तरीके से ग्रेविटेशन में। तो और कोई आपसे पूछ ले कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन वाला लॉ है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है, वो न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है, पहले को, दूसरे को या तीसरे को? तो न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला लॉ न्यूटन के मोशन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो लिखेंगे इसमें एक लाइन इंपोर्टेंट लिखकर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, हैंग डालेंगे हम, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज। न्यूटन के नियमों की सीमाएं, यानी न्यूटन के नियम कब अप्लाई होंगे कब नहीं होंगे, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनकी सीमा क्या है। आप न्यूटन के नियम हमेशा मुंह उठा के कहीं भी नहीं लगा सकते। तो लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के नियमों की सीमाएं। देखो न्यूटन के नियम आप कहां पे अप्लाई करोगे? अगर किसी वस्तु की स्पीड, किसी वस्तु की चाल, अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत ही कम हो, आपको कम का मतलब क्या है आप पूरा सुनेंगे। अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत ही कम हो, लाइट की स्पीड प्रकाश की स्पीड की अपेक्षा, अगर कोई वस्तु लाइट प्रकाश की स्पीड की अपेक्षा बहुत ही धीरे चलती है, अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत ही धीरे चलेगी, तो केवल वहीं पर न्यूटन के नियम काम करेंगे। न्यूटन के नियम हर जगह काम नहीं करेंगे। अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड से भाग रही है, प्रकाश की चाल से, और लाइट की स्पीड आपको मैं बता चुका हूं, लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड से भाग रही हो
प्रकाश की चाल से भाग रही हो, तो फिर वहां पे काम करती है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत काम करेगा, वहां पे न्यूटन की थ्योरी काम नहीं करेगी। तो न्यूटन की थ्योरी कब काम करती है? अगर वस्तु की स्पीड बहुत ही कम हो। तो लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉज वैलिड, न्यूटन्स लॉज वैलिड ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, ओनली व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट is very very less than, when speed of object is very very less than that of speed of light, than that of speed of light। हिंदी में लिखेंगे न्यूटन के नियम केवल तभी तक वैध है, न्यूटन के नियम केवल तभी तक वैध है जब तक वस्तु की चाल, जब तक वस्तु की चाल, जब तक वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा, जब तक वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है, जब तक वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड और लाइट की स्पीड की अपेक्षा बहुत ही कम होगी, तो केवल तभी न्यूटन के नियम काम करेंगे। न्यूटन के नियम आप हमेशा काम नहीं करेंगे। अगर वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो, यानी वस्तु की स्पीड प्रकाश की चाल के अगर कंपैरेबल है, उसके आसपास भी है, तो फिर काम करती है आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, यदि वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के आसपास भी है, फिर आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, चलो अब देखो भाई, ग्रेविटेशन वाला जो लॉ है आइंस्टीन का, इसमें बच्चों को ये फॉर्मूला सबको पता होता है, F = G m1f2/r²। इस फॉर्मूले से कुछ पूछ रहा है क्या? वो नहीं। इस फॉर्मूले से उसने बस केवल एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर दूरी डबल कर देंगे, दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस डबल कर देंगे, तो फोर्स कितना रह जाएगा? 1/4। या डिस्टेंस कर देंगे 3 गुना, फोर्स रह जाएगा 1/9। केवल इतना पूछ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, उनकी रेंज बताओ। बच्चे बोलते थे लंबी दूरी पे काम करते हैं, मैंने क्या बोला? लंबी छोटी सब दूरी पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन वाला, ये न्यूटन के मोशन के किस नियम को फॉलो कर रहा है? तीसरे को। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये है कोई भी नियम हो न्यूटन का कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी काम करते हैं। एक मैंने क्या बताया आपको कि जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक में आएगा, और हमेशा कैसा होगा? ये अट्रैक्टिव नेचर का। और ये फोर्स, जितना फोर्स 1 किलो की वस्तु लगाएगी उतना लगाएगी 6 किलो वाली, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहां तक ध्यान रखनी है। अब धीरे से बढ़ेंगे आगे। अब देखो भाई, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बल है जो कोई वस्तु अपने मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से, वजन की वजह से दूसरी वस्तु पर लगाती है। अब ऐसे पृथ्वी भी हर एक वस्तु पर फोर्स लगा रही है। एप्पल पे लगाया, नीचे गिर गया। पेन पे लगाया, नीचे गिर गया। आप छत से कूदे, आपको नीचे गिरा दिया। तो पृथ्वी जो फोर्स लगाती है, अर्थ जो फोर्स लगाएगी, अर्थ जो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, उसे हमने एक स्पेशल नाम दिया ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब यहां समझो फिलहाल कि ग्रेविटी का मतलब यहां पे जो अर्थ ने फोर्स लगाया उसे मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? यहाँ पे जब भी मैं ग्रेविटी का बोलूंगा तो समझना कि मैं अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स की बात कर रहा हूं। ग्रेविटी क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। पृथ्वी के द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाया गया बल गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाया गया बल गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाया गया बल गुरुत्व कहलाता है। तो ग्रेविटी क्या है? वो फोर्स है जो अर्थ किसी और ऑब्जेक्ट पर लगाएगी। ठीक है, चलो अब यहां पर एक चीज देखना
एक हम लिखेंगे स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्मॉल जी का मतलब क्या है? स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे बोलेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण। इसका देखो मतलब समझो क्या है। ग्रेविटी तो मैंने आपको अभी समझाया। ग्रेविटी क्या है? वो फोर्स जो अर्थ लगाएगी, उसे मैंने क्या बोल दिया? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मैंने आपको समझाया था आज। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन। अब मेरे हाथ में देखना, एक मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसे छोड़ दिया तो मार्कर नीचे गिरना शुरू हुआ। अभी इस मार्कर की वेलोसिटी यहाँ कितनी थी? 0। इसका वेग कितना था? 0। अब इसका वेग तो बढ़ गया, तो इस मार्कर की वेलोसिटी में चेंज हुआ कैसे? इसके वेग में परिवर्तन हुआ कैसे? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी की वजह से जो एक्सेलरेशन, जो वेग में परिवर्तन होता है, वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका तो मतलब समझना क्या है। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, 9.8 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, क्योंकि आप इसे सोल्व करेंगे ना मीटर पर सेकंड बटे सेकंड को, तो इसके नीचे 1 लिखो, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो फिर से क्या बन गया? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब समझना क्या है। देखो, मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसके वेग में परिवर्तन हुआ, इसका वेग बढ़ा, कितना बढ़ा वो पता चलेगा आपको इससे। देखो, जब भी कोई चीज आप अर्थ पे छोड़ते हो ना, जब भी कोई चीज आप पृथ्वी पे छोड़ते हो, तो उस वस्तु के वेग में, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है हर सेकंड कितना होता है? 9.8। यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु के वेग में हर सेकंड 9.8 का इंक्रीमेंट करती है, यानी फिक्स है 9.8 ही करेगी। यानी एक्सेलरेशन फिक्स होता है अर्थ के। अगर मैं आसपास की बात करूं, पृथ्वी के नजदीक की बात करूं, तो कोई वस्तु आप छोड़ोगे ना पृथ्वी के नजदीक, इस सेकंड वेलोसिटी 0, एक सेकंड के बाद 9.8, उससे अगले एक सेकंड के बाद 9.8 प्लस 9.8 यानी कितनी हो जाएगी? 19.6। फिर 19.6 में 9.8 जोड़ देना, कुछ 29.4 के आसपास आ जाएगी। यानी जब भी कोई चीज आप अर्थ के आसपास छोड़ते हैं, हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है? 9.8। अगर आपके टीचर ये बोल देते कि पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू है वो 5 है, तो इसका मतलब ये होता कि जब भी कोई चीज हम अर्थ पे छोड़ते तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती? 5 बढ़ती। यानी किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी ग्रह पे अगर आपको जी की वैल्यू पता चल जाए, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि उस प्लेनेट पे जब कोई चीज छोड़ेंगे तो धरती की अपेक्षा धीरे गिरेगी या तेज गिरेगी, कैसे। जैसे मैं बात करता हूँ, ये तो बात थी अर्थ की, ई लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर हम बात करें मून की, मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू का 1/6 है। तो आपको पता है कि अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 से डिवाइड कर दो तो मून पर जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। यानी मून पर जी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी इसका मतलब यह है कि मून पे कोई चीज आप छोड़ेंगे ना, तो हर सेकंड उसकी स्पीड 1.63 बढ़ेगी। यानी वहां पे चीजें आराम आराम से नीचे आएंगी। हर सेकंड स्पीड 1.63 बढ़ती बढ़ती रहेगी। यानी इंक्रीमेंट कितना होगा? 1.63 का। परिवर्तन कितना होगा वेग में, वेलोसिटी में? 1.63 का। ठीक है। अब जब भी मैं इस क्लास में बोलूं कि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या समझ आना कि हर सेकंड 9.8 का परिवर्तन होगा। जैसे इस बात को हम थोड़ा और बढ़िया समझते हैं। कैसे? मैंने यहां पर एक ये वस्तु ली, इसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप करने वाला कि ऐसे छोड़ रहा हूं, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करूंगा, इसकी स्पीड 0 से। अब मैंने यहां पे कोई चीज छोड़ी, ठीक मैंने कहा कि एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी उसकी स्पीड 9.8 एक सेकंड के बाद बढ़ गई।
फिर अगले एक सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी, 9.8 में 9.8 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, ये एक ये है, एक ये, एक जीरो, जीरो थी 9.8 हुई 19.6, फिर 19.6 में 9.8 और जुड़ जाएगा, 4 9 2, कितनी हो गई, 29.4 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये तो ये स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड यानी हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, 0 से 9.8, 9 से 19.6, 19.6 से 29.4। अब हम देखते हैं चेंज कितना हुआ स्पीड में। अगर यहाँ पे हम चेंज देखें स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा था, 1 सेकंड। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखना 9.8 से 19.6 डिफरेंस कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा, सेकंड, तो फिर से कितना हो गया ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 19 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आया, टाइम कितना लगा था, 1 सेकंड। ये फिर से कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी एक्सेलरेशन जो होता है ना वो तो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन है जो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो यहाँ भी वेग में परिवर्तन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, यहाँ भी कितना हुआ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब भी कोई चीज आप छोड़ते हो उसकी स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन में फर्क नहीं पड़ रहा। और जो एक्सेलरेशन कह रहा हूं मैं जी, यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि मैं भी अर्थ के आसपास की बात कर रहा हूं, अर्थ के नजदीक की, बहुत हाइट की बात नहीं कर रहे हम। यानी आपने एक वस्तु ली, उसकी अगर मैं जी के वैल्यू 10 मान लूं समझने के लिए, अब स्पीड 0 है, 1 सेकंड के बाद 10, फिर 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 5 सेकंड का स्पीड होगी 50। तो स्पीड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो यानी वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज तो 10-10 का ही हो रहा है। 0 से 10 भी 10 हुआ, 10 से 20 में भी चेंज 10 का हुआ, 20 से 30 में भी 10 का हुआ, 30 से 40 में 10 का हुआ, 40 से 50 भी 10 में हुआ। यानी अर्थ के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो आपने क्या चीज देखी कि जब कोई चीज नीचे की तरफ को आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जी की वैल्यू के बराबर हर सेकंड बढ़ती रहेगी। अगर कोई चीज मैं ऊपर फेंक दूं, मान लो कोई चीज मैंने ऊपर फेंक दी, अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, 29.4 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड के बाद 9.8 घट के 19.6 रह जाएगी, 1 सेकंड के बाद 19.6 में से 9.8 घट के फिर 9.8 मीटर पर सेकंड रह जाएगी, और 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड। अब वस्तु वापस क्या आ जाएगी, नीचे आएगी। ठीक है, चलो अब एक चीज समझो यहाँ पे कि अब मैं जब कोई चीज ऊपर फेंकूंगा तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी घटेगी, 9.8 9.9.8। नीचे कोई चीज आएगी तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9.9.9.8। यानी ऊपर जाते समय स्पीड बढ़ती है, नीचे जाते समय स्पीड नीचे जाते समय स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाते समय स्पीड घटती है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, त्वरण यानी जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो हमेशा कितना हो रहा है, 9.8। चाहे आप यहां चेक कर लो, 29.4 में से 19.6 घटा तो कितना परिवर्तन आया, 1 सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड का। सेकंड से भाग करेंगे तो फिर से यहां भी कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 19.6 में से 9.8 घटेगा तो 9.8 का चेंज आया स्पीड में, टाइम कितना लगा था, 1 सेकंड। फिर से एक्सेलरेशन कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां भी ऐसे कितना जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे छोड़ते हैं तो क्या चीज बदलती है, क्या नहीं बदलती। तो उसने एक शब्द लिखा था स्पीड। तो आपको पता है स्पीड तो बदलेगी, स्पीड तो बदलनी है। नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है और ऊपर जाते समय स्पीड घटती है। कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है, उस प्लेनेट पे, उस ग्रह पर जी की वैल्यू जो भी होगी उतनी हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी नीचे आते समय, ऊपर जाते समय उतनी हर सेकंड स्पीड घटेगी। एक उसने लिखा था वेलोसिटी, वेग। भाई वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी। भाई वेलोसिटी में होता है, मैंने आपको बताया था सुबह, स्पीड और डायरेक्शन होते हैं वेलोसिटी में। अगर स्पीड बदल गई तो वेलोसिटी भी बदलेगी, ये भी बदलेगा। एक लिखा था उसने मोमेंटम, संवेग। तो मोमेंटम भी, संवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आज पढ़ाया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी बदलेगा। बस एक चीज जो नहीं बदलेगी वो क्या होता है, जो चौथा ऑप्शन था एक्सीलरेशन। एक दो चीज और है जो नहीं बदलती, उन्हें मैं आगे एक टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन एक्सीलरेशन था उन चार ऑप्शन में। तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन ऊपर जाते समय भी 9.8 ही लगता है, नीचे आते समय भी 9.8 ही लगता है। ऊपर जाते समय वो स्पीड को घटा रहा होता है और नीचे आते समय स्पीड को घटा रहा होता है। तो ग्रेविटी नीचे आती हुई वस्तु की हेल्प करती है और ऊपर जाती हुई वस्तु को अपोज करती है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे हम, व्हेन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हेन ए बॉल is thrown
when a ball is thrown vertically upward or dropped downward. When a ball is thrown vertically upward or dropped downward, comma, at each point of motion, acceleration remains constant. जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो हर बिंदु पर त्वरण नियत रहता है। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे केवल एक ही चीज की बात हो रही है, या तो केवल ऊपर की बात करो, ऊपर जब कोई वस्तु जा रही है तो जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। नीचे या केवल नीचे की बात करो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि ऊपर और नीचे का दोनों को एक ही केस मान लो। ऊपर जाते समय फिर तो एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते समय तो जी लगता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, अब वैल्यू को घटा रहा है और नीचे जाते समय बढ़ा रहा है। हालांकि वो तो नीचे की तरफ ही काम करता है, तो तब भी सेम ही है वैसे तो, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। नहीं, किसी वस्तु को आप ऊपर फेंको या नीचे छोड़ो, दोनों ही केस में आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदलती है। एक्सेलरेशन क्या रहता है, 9.80 रहता है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ। बस नीचे आती वस्तु को हेल्प करता है और ऊपर जाती वस्तु को अपोज करता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको जी की वैल्यू जब भी आप सुनो आज के बाद, तो थोड़ा सा आपको फील आएगा एक कि जी क्या है। तो जी आपको बता रहा है कि छोड़ने पर हर सेकंड उतनी स्पीड बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की, जो भी उस प्लेनेट पे बात होगी। ठीक है, जैसे जुपिटर लो आप, जुपिटर पे जी की वैल्यू कुछ 26 के आसपास है, 26 के आसपास, जुपिटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर जुपिटर पे जी की वैल्यू 26 के आसपास है, समझ रहे हो कितनी खतरनाक वैल्यू है ये। जुपिटर पे कोई चीज छोड़ोगे ना, एक सेकंड में 26 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी स्पीड, 52। 3 में कितनी हो जाएगी, 26 या कितना होता है, 78। यानी हर सेकंड स्पीड 26 बढ़ेगी। और चांद पाएगी तैरते हुए, हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही थी, 1.63। अर्थ पे भी तेज आती है कोई चीज, हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ती है। तो आप ऐसे अलग अलग प्लेनेट के बारे में ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब मैं से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सब कुछ लिखना नहीं है ऐसे। एक बच्चा कह रहा है कि जी पहली बार इतना अच्छा जी का वैल्यू इतना अच्छे से, मैंने आज तक जी का वैल्यू इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे होंगे यहाँ। अब एक मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, निर्वात की। वैक्यूम का मतलब है जहां पर हवा नहीं है। निर्वात जहां वात नहीं है, जहां वायु नहीं है, वो क्या होता है, निर्वात। जहां वायु ना हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे वैक्यूम को और ग्रेविटी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि अगर कहीं पे वैक्यूम है तो वहां पे ग्रेविटी भी नहीं होगी। ये बेवकूफ वाली बात है। वैक्यूम का मतलब केवल इतना है कि वहां पे हवा नहीं है। अब अर्थ के ऊपर भी बहुत सारी लेबोरेटरी ऐसी है जहां पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, निर्वात क्रिएट करते हैं। मान लो इस कमरे में जितनी हवा है उस सबको बाहर निकाल दिया जाए, कमरे के अंदर वैक्यूम निर्वात पैदा कर दिया जाए। अगर इस कमरे के अंदर वैक्यूम पैदा हो जाएगा तो क्या इस धरती की ग्रेविटी, इस कमरे में ग्रेविटी खत्म हो जाएगी क्या, नहीं। तो ग्रेविटी का और वैक्यूम का ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप वहां कहीं गए, मान लो कि वहां पे ग्रेविटी बहुत ही कम हो और वैक्यूम भी हो, वो अलग चीज है। पर वैक्यूम होना इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी नहीं होगी। वैक्यूम है इसका मतलब केवल ये है कि वहां पर एयर, वायु नहीं है। तो चाय पे चाय पिला जा रहे हो आंटी आप हैं। तो वैक्यूम का मतलब केवल इतना है कि वहां पर कोई भी एयर, कोई भी वायु नहीं है। ठीक। अब मैंने कहा वैक्यूम के अंदर मैंने 2 चीज ली। एक लिया मैंने एप्पल, सेब। एक लिया चिड़े का पंख, एक लिया मैंने फेदर, चिड़े का पंख। एक लिया मैंने एप्पल। दोनों को सेम हाइट से गिराऊंगा तो पहले नीचे कौन आएगा, एक साथ। अगर आप वैक्यूम के अंदर 2 चीजों को सेम टाइम
पे गिराएंगे, दो चीजों को सेम हाइट्स पे सेम टाइम पे गिराएंगे, दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी, बिल्कुल एक साथ। अगर हवा हो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है कि हवा में तो पंख तैर जाएगा ऐसे, तो पत्थर क्या आ जाएगा पहले। तो वैक्यूम शब्द है तो दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ गिरेंगी। अगर एयर है तो भारी चीज हल्का, भारी चीज क्या गिर जाती है पहले। हाँ, अगर मान लो कि भारी चीज भी, तो भारी चीज ज्यादा भारी ले लो, 100 किलो 500 किलो, तो वहां पे हवा का प्रभाव नहीं दिखेगा, तो भी लगभग एक साथ ही गिर जाएंगी। हाँ, एक हल्की एक भारी है, हवा में गिराओगे तो भारी पहले और वैक्यूम में गिराओगे तो एक साथ। तो जब तक आपके पेपर में एयर का जिक्र ना करे, आपको उसे वैक्यूम मान के चलना है, क्योंकि पूरी फिजिक्स के जो हम क्वेश्चंस इक्वेशन सोल्व करते हैं वो सब वैक्यूम मान के करते हैं। तो अगर जब भी पेपर में कहे दो वस्तुओं को वैक्यूम में सेम हाइट से गिराया, उनके वजन देखने ही नहीं है, वो 100 किलो है कि 500 किलो है कि चिड़े का पंख है कि कागज का पन्ना, तो क्या गिरेंगे बिल्कुल एक साथ। तो लिखेंगे निर्वात में समान ऊंचाई से, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हों, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हों। When two objects are dropped from same height, when two objects are dropped from same height, when two objects are dropped from same height, comma, they strike at the surface they strike on the surface at the same time, when two objects are dropped from same height in vacuum, पूरा लिखना भाई, when two objects are dropped from same height in vacuum, comma, they strike on the surface at the same time, irrespective of their masses का मतलब है कि मास कुछ भी हो चाहे उनके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, irrespective of their masses, they strike at the same time on the surface irrespective of their masses। तो मास भाई कितना भी हो, द्रव्यमान कितना भी हो, एक साथ आके गिरेंगे। ध्यान रखना, वैक्यूम है तो एक साथ गिरना ही गिरना है। अगर हवा है तो भारी चीज थोड़ी सी पहले, हल्की बाद में। अगर हवा भी है और वस्तु को ज्यादा भारी भारी हो, 100 किलो 200 किलो ऐसे हो, जिन पे आप मान सकते हो क्लियरली साफ साफ कि हवा का प्रभाव 0 मान सकते हैं, तो वहां भी वो एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि वहां पे इतना गैप नहीं बनेगा वो। ठीक है, अब इसी बात, ये तो क्वेश्चन था आसान। अब मैं किसी बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, अब उसे देखना। अब यहां से मैंने फिर से सेम हाइट ली h, पर इस बार मैंने थोड़ा सा माहौल बदल दिया। इस बार एक ही हमने बोल ली, इसे हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, ड्रॉप। अरे ये क्या हो गया भाई,
ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने लगे तो छोड़ेंगे ऐसे, यानी इसकी जो शुरुआत करेगी है वो जीरो की स्पीड से करेगी, यानी इसके पास जो नीचे की तरफ को जो स्पीड है वो कितनी है, जीरो, ऐसे छोड़ दिया। एक दूसरा पत्थर लिया आपने, इसे आपने यू स्पीड दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में यू स्पीड। समझो जैसे आपने बंदूक से गोली चलाई हो तो गोली सीधे ऐसे चलेगी, ठीक है। तो गोली सीधे जा रही होगी, पर इस पर इस गोली के ऊपर ग्रेविटी भी तो काम कर रही है, तो ये आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है ग्रेविटी की वजह से, तो कुछ ऐसे जाएगी ये। यानी इसे गिरना तो यहां पे चाहिए था, पर थोड़ा सा आगे जाके गिरी, क्यों? क्योंकि इसके पास जो ये वाली स्पीड थी वो इस बॉल को यहां पर ना गिराकर थोड़ा आगे गिराएगी। लेकिन ये वाली जो बॉल है ये तो बेचारी जहां पे छोड़ी वहीं के वहीं गिर जाएगी, क्यों? इसके पास ये वाली स्पीड है ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन है, सेम हाइट से आपने दो बॉल गिराई, एक को तो आपने ड्रॉप कर दिया और एक को आपने आगे ऐसे फेंका, एक साथ ये काम किया, तो बताओ इनमें से अगर पहले वाली को टाइम लग रहा है नीचे आने में T1, दूसरे वाले को टाइम लग रहा है नीचे आने में T2, तो कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सी बॉल ज्यादा समय लेगी? T1 की वैल्यू ज्यादा है कि T2 की वैल्यू ज्यादा है? बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं मैं, क्या लिख रहे हैं वो, एक सेकंड, सपोर्ट सर, सभी के कमेंट आने दें। दीपक कुमार शर्मा, विकू, संदीप, अमन, आशीष जी क्या कह रहे हैं, सबके कमेंट आने दें। सबने T2 बोला है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी दोनों टाइम सेम है, दोनों बोले बिल्कुल सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगे, सेम टाइम पे। यहाँ पर भी टाइम सेम है, देखो कैसे। आप मुझे एक चीज बताओ भाई, मान लो कि ये बॉल यहाँ पे थी, 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई, ग्रेविटी ने से खींच के यहाँ पे ले आई, 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई, और 3 सेकंड के बाद ही जमीन पे आ गई बॉल, ठीक है। जिस बॉल को आपने छोड़ा था, जिसने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो ये बॉल भी ठीक 1 सेकंड के बाद, जितना ये बॉल नीचे गिरी ना, ये बॉल भी ग्रेविटी की वजह से ठीक 1 सेकंड के बाद उतना ही नीचे गिरेगी, यानी ये बॉल 1 सेकंड के बाद इस वाले पॉइंट पे होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, बस वो स्पीड क्या करेगी, इसे यहां पर ना रखकर इसे यहां की तरफ खींच के लेके चली गई। 2 सेकंड के बाद अगर ये बॉल नीचे यहां तक गिरी थी, तो ये वाली बॉल भी 2 सेकंड में ठीक इतना ही गिर चुकी होगी, ये बॉल यहां पहुंच चुकी होगी। अगर ये बॉल 3 सेकंड में यहां पहुंच चुकी है, तो बॉल भी 3 सेकंड में ठीक इतना ही गिर चुकी होगी, यहां पहुंच चुकी होगी। यानी ये वाली बॉल बस ऐसे जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर केवल ग्रेविटी काम कर रही है। इस वाली बॉल के ग्रेविटी से नीचे भी गिर रही है ये बॉल, 1 सेकंड के बाद यहाँ, 2 के बाद, 3 के बाद यहाँ, ये बॉल पे ग्रेविटी भी काम कर रही है, उसके बाद ये वाली स्पीड भी है। बस ये स्पीड क्या करेगी, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपने स्पीड दी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके आपके पास एक रेंज भी होगी, एक डिस्टेंस भी होगी। यानी जिस बॉल को यहाँ गिरना चाहिए था, ये बॉल यहाँ ना गिर के यहाँ क्यों गिरी, इस वाली स्पीड की वजह से। ये बॉल यहीं की क्यों गिरी, क्योंकि इसके पास इधर कोई स्पीड नहीं है। तो इस वाले केस में भी दोनों के दोनों बिल्कुल एक साथ गिरेंगी। दोनों का टाइम कैसा होगा, सेम। बोथ द बॉल विल रीच एट अर्थ एट द सेम टाइम, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे गिरेंगे। तो ये मत सोचना कि ऐसे पाथ ऐसे फॉलो कर रही है, ये पर ऐसे पाथ भले फॉलो कर रही है, पर हर सेकंड गिर उतना ही रही है ये भी जमीन की तरफ को, जितना ये वाली बॉल गिर रही थी, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है क्या, कि सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट सीधे छोड़ देगा, फिर तो कोई बात ही नहीं, सब बच्चों को पता है उसका आंसर, तो क्या गिरती हैं सेम टाइम पर लेकिन मैंने कहा कि एक वस्तु को आपने ऐसे छोड़ा और एक को अपने हॉरिजॉन्टल स्पीड दी, तो भी दोनों एक साथ ही गिरेंगी, ठीक है भाई, इतना ध्यान देंगे। चलो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।
रक्षाबंधन की कल छुट्टी है, नहीं तो आपको कल भी क्लास लेता मैं, दो कोशिश करेंगे खत्म करने की फटाफट। तब तक जितनी क्लासें पढ़ा रखी हैं उन सबको रिवाइज करके आना, मुंह उठा के मत चलाना अगली क्लास में, ठीक है भाई। चलो बाय बाय।